मैंने मोबाइल में दोबारा तसल्ली से देखा और कपड़े डालकर आराम करने लगा कि अचानक चाय का कप हाथ से छूट गया और बेल बजी। हसब तवक्को सामने नादिया और औरंगजेब मौजूद थे। नादिया सीधी मेरे गिले से लग गई जबकि औरंगजेब अंदर सोफे पर जा बैठा। मेरे दिलाए घर में रहकर सब करने से तुम रखेल कैसे बन जाओगी। दोस्तों, बहुत ही मजे की एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। मेजर ने टोक कर बोला, तुम एक बात समझ लो, ताकत एक जिम्मेदारी होती है। अगर आज तुम ताकतवर हो तो इसका ये हरगज मतलब नहीं कि तुम कभी भी किसी पर भी मौत बनकर नाजिल हो जाओ। हमारा हर कदम सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए होना चाहिए। यूं मामूली चूर उचक्कों के साथ महज आराइयों में तवानाई ज़ाय नहीं करनी चाहिए। उमे बोला, मुझे नहीं लगता कि मेरी तवानाई ज़ाय होती है। खैर, ये मामूली उचक्की कुछ 10-15 दिन पहले एक मासूम लड़की सायरा को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुके हैं। अब कम से कम इसके लवाहिकीन को इसके मरने की इत्तला दे दीजिएगा और कहिएगा कि जंगली जानवरों का शिकार बन गई। मैं उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। मैं नहाकर वापस आया तो मेजर शिराज मौजूद था। वो बोला, अब के वाक़ये के बाद हम अपने इस फैसले पर नजरसानी करना चाहते हैं कि आपको बतौर ईस्ट बनाया जाए, क्योंकि तुमने साबित किया है कि तुम एक बेमहार घोड़े हो जिसे सुधाया नहीं जा सकता। मैं हंसा और बोला, यही तो मेरी खूबी है कि मुझे सुधाया नहीं जा सकता। वो लाजवाब हो गया और बोला, ऊपर से आर्डर आए हैं, तुम्हें फौरी तौर पर फ्री किया जाए। मैं बोला, ओके, ये आप लोगों का फैसला है। पप्पू अनवर ने ठान ली है कि वो अब यही करेगा। इस मुल्क के तमाम दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, चाहे आपका साथ हो आना हो। मुल्क का सिपाही बनने के लिए मुझे किसी वर्दी की नहीं, जज्बे की जरूरत थी जो आप लोगों ने जगह दी। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं फौरी तौर पर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेजर शिराज बोला, रुको, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, रास्ते भी मुश्किल है, भटक जाओगे। मैं बना पलटे रुका और बोला, कहीं तो निकलेगा। अकेले ही तय करना है तो किसी गाइड की जरूरत नहीं। मैं अब घर से बाहर निकल आया। बाहर शदीद सर्दी थी और धुंध भी। मकान बिल्कुल अलग थलग था और दूर दूर तक आबादी नहीं थी। मैंने जेब में हाथ डाला और नक्शा निकाल लिया जो कल रात मुझे पढ़ने के लिए दिया गया था। नक्शे के मुताबिक एक पहाड़ी यहाँ होनी चाहिए थी। मैं 1 घंटा पथरीली जमीन पर चलता रहा, फिर पहाड़ी दिखाई दे गई। इसकी चोटी पर पहुंचकर मैंने नक्शे पर नजर डाली। मैंने जोर का कहका लगाया और बोला, वाह प्यारे, कमाल है। यानी करीब तरीन शहर पहाड़ियों के दूसरी तरफ है, जहां जाने के लिए 2 दिन दरकार है। हाँ, वह इंटेलिजेंस वालों ने अच्छा मजाक किया है। चलो कोई बात नहीं, हम भी उनको जिंदा दिखाएंगे कि दूसरी तरफ पहुंच के दिखाएंगे। फिर मैंने सोचा कि मुनीबा जिस रास्ते से आई थी वो तो बिल्कुल साफ था, मगर मुझे वो रास्ता दिखाई क्यों नहीं दिया। इसका जवाब भी जल्द सुआ गया। मुनीबा को समझाया गया था कि धुंध और तारीकी में मुझे यहाँ पहुंचाए ताकि मैं इस एक खास रास्ते से वाकिफ ना हो सकूं। रही सही कसर मुनीबा के जरिए पूरी कर दी गई कि मैं मुनीबा की तरफ मुतवज्जे रहूंगा और रास्ते पर कम ध्यान दूंगा। मैंने हालात का जायजा लिया। खुशकिस्मती से दिन निकल आया था, मगर धुंध की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरा लिबास इस सर्दी के लिए नाकाफी था। मुझे इसका कोई हल निकालना मकसूद था। मैंने पहाड़ी पर एक तरफ चलता रहा, मगर नक्शे की कोई भी निशानी नहीं थी। अब मुझे नक्शे पर भी शुबा होने लगा। यकीनन भी गलत नक्शा भी जानबूझकर गलत बनाया गया था। इस बात का शक मुझे इस बात से हुआ कि गाड़ी को कहीं भी चलाने की नौबत नहीं हुई थी तो कार की पहली फली पर नहीं चली थी और मैं यहाँ पहाड़ियों में घर गया था। मुझे किसी भूल भिलिया में फंसाया गया था और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि मैं रास्ता निकाल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे शहरी आबादी के साथ का नक्शा दिया था और कभी इम्कान ये था कि मैं गलियों पर ज्यादा जोर दूंगा, मगर बेयार और मददगार एक पहाड़ी सिलसिले में छोड़ा गया था। मैंने चाय खत्म की और उठ खड़ा हुआ। इसे 500 रुपए का नोट पकड़ाया और वहां से निकल आया। चंद कदमों बाद ही मैं खामोशी से वापस पलटा। चाय वाला इस जगह मौजूद नहीं था जहां पहले था। वो अंदर कुछ खटपट कर रहा था। मैंने अचानक इसे जाकर पकड़ा। इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर मैंने इसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की तो अचानक साथ वाले कमरे से मेजर शिराज निकला और बोला, ये क्या कर रहे हो तुम्हें? छोड़ दो इसे। मैं बोला, इस कदर बेकार चाय पिलाने पर इसकी गर्दन तोड़ रहा हूँ। इसने किया मिला है चाय में। मेजर शिराज बोला, एक नशा आवर दवा है, तुम चंद मिनटों में बेहोश हो जाओगे। लेकिन तुमने कैसे पहचान लिया? मैं बोला, इसके हाथ साफ चाय वाले के नहीं हो सकते। ऊपर से इसकी इतनी मिकदार में नशा कप में पहले से मिला रखा था, क्योंकि वो देख रहा था कि मैंने कौन सा कप इस्तेमाल किया है। दीवार पर लगे तमाम कप छोड़कर ये कप इस्तेमाल किया तो ये मशकूक हो गया। मेजर शिराज बोला, तुम अभी तक बेहोश क्यों नहीं
हुए? मैं बोला, इसलिए कि मैंने चाय पी नहीं। मैंने घबराने की एक्टिंग की मगर चाय पी नहीं। जिस वक्त ये चीनी लेने गया मैंने चाय उलट दी और खाली कप में केतली से नई चाय उंडेल दी। अगर आपकी दीवारों पर कोई नशा आवर चीज लगी थी तो वो भी इस चाय के साथ धुल गई। मैंने तमाम इम्कानात पर गौर किया मगर कोई राह ना सूझी। जिस रास्ते से चलकर मैं यहाँ आया था वो भी जैसे खो गया। सीधा सीधा रास्ता अब गायब था। मैंने एक अमूदी रास्ता थामा और इस पर चल पड़ा। साथ ही मैंने एक दो पत्थरों को एक खास निशान बनाकर जमीन पर रखा और हर चंद 100 फुट के बाद कुछ पत्थर निशानी बनाकर रखता गया। मैं करीबन 2 घंटे चलता रहा मगर कोई ऐसा मकाम ना आया जो इस मंजर से जुदा हो, मगर मुझे अपने रखे पत्थर दिखाई दिए गए। मेरा शक दुरुस्त निकला। मुझे एक ऐसे इलाके में लाया गया था जहां मुझे गोलाई में भगाया जा रहा था। मैं दायरे से बाहर निकलने लगा और इस रास्ते से हिटकर चलने लगा। इस दौरान धुंध भी छुट गई और साफ दिन निकल आया। सामने ही मुझे वो सड़क दिखाई दी जिस पर मुनीबा मुझे यहाँ तक लाई थी। दिन के 12 बज चुके थे और भूख लग रही थी मगर खाने को तो दूर पीने को भी कुछ ना था। मैं बना के चलता रहा और सड़क पर भी मजीद 2 घंटों तक चलने के बाद मुझे एक मकान दिखाई दिया। करीब जाकर अंदाजा हुआ कि ये कोई चाय का होटल है। मैंने चाय वाले से सलाम दुआ की और चाय तलब की। इसकी नजरें मेरा तवाफ कर रही थी। मैंने इससे ये भी पूछा कि ये कौन सी जगह है क्योंकि वो खुद भी गोया था। मैंने वहां जाने का पूछा तो इसने एक से एक ही में कहा। वो चीनी लेने मुला और 1 ही मिनट बाद चीनी का पाट उठाकर लाया। मैंने चाय में चीनी का 1 चम्मच डाला और चुपचाप गूंद भरने लगा। वो सामने बज़ाहिर मुझसे लाताल्लुक मगर पूरी तरह मुझ पर नजर रखे बैठा था। इसकी चालाकी ये थी कि इसने शुगर डालकर चाय मिला दी और अंदर वाले हिस्से में गया और मुझे मौका मिल गया। वो बोला, तुमने हमें एक बार फिर हैरान किया। खैर अब काम की बात की जाए। मैं बोला, पहले ये बताइए कि इस फजूल टेस्ट का क्या मकसद था? मुझे खामखा घंटों पहाड़ियों में की भटकाया गया। वो बोला, दरअसल हम ये देखना चाहते थे कि तुम अपना दिमाग किस कदर बहाल रखते हो। जो रास्ता बिल्कुल सीधा था तो तुम इस पर सालों भी चलते रहते तो कभी ना निकलते, मगर तुमने समझदारी दिखाई और जगह जगह निशानियां लगा दी। इससे तुम ये जान गए कि गोल दायरे में घूम रहे हो। तुमने रास्ते से हिटकर चलना शुरू किया और सड़क तक आ गए। दूसरी बात, अगर तुम वापस होते तो वो मकान कभी भी तुम्हें ना मिलता। जानते हो क्यों? मैं बोला, हाँ जानता हूँ, क्योंकि वो मकान इस रास्ते पर था जो मैंने इस्तेमाल किया। वो हंसा और बोला, हाँ तुमने कैसे पहचाना? हमने तो बड़ी तेजी से नक्शा बदला था। मैं बोला, जब मैं भटका तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि सबसे पहले इस मकान के साथ छेड़छाड़ की गई होगी जिस तरह रास्ते और मेरे नक्शे के साथ की गई है। साथ ही तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान भी लिया। इस डांसेस में मुझे भूखा प्यासा छोड़ दिया। वो बोला, ऐसा तो हमारे काम में अक्सर होता है, मगर वो बातचीत जो हमारे दरमियान हुई थी वो बिल्कुल सच थी। तुमने उन लोगों को बड़ी बेरहमी से खत्म किया है। ये बात किसी को पसंद नहीं आई। मैं बोला, मुझे भी किसी को जान से मारना पसंद नहीं है और ये मेरा पहली बार ऐसा कारनामा था, वरना शदीद नफरत रखने के बावजूद मैंने अपने दुश्मनों को कभी जान से नहीं मारा। उनको खत्म के पीछे एक ही वजह थी, ये लोग आज डाकू थे और कल के होने वाले गद्दार और दहशतगर्द। मैंने उन्हें मुझको नुकसान पहुंचाने से पहले ही जहन्नम वासिल कर दिया। वो बोला, बहरहाल आइंदा तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि बिलावजह की खून रेजी ना हो। मैं बोला, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही इस बात का ख्याल रखता हूँ। दूसरी बात, तुम लोग फौजी हो, आर्डर पर चलने वाले, मैं एक सिविलियन हूँ, मनमर्जी पर चलने वाला। फर्क तो होगा। वो बोला, इस फर्क को हम समझते हैं। अगर मकसद में तफावत नहीं तो बातें मानी नहीं रखती। वो मुझे मेज पर ले गया और बोला, तुम्हारी ट्रेनिंग काम के साथ चलती रहेगी, मगर हम चाहते हैं तुम एक्शन में भी आ जाओ। मुझे अपने नान स्टाफ ने बड़ी हैरत अंगेज रिपोर्ट्स दी हैं कि तुम गैर मामूली स्टूडेंट हो, इसलिए तुम अभी से ईरान में उतर जाओ। मैं बोला, ही नहीं, मैं भी कुछ करने को बेताब हूँ। वो बोला, तुम इस्मारा के बाप से तो वाकिफ हो, वो तुम्हारा अगला टारगेट है। तुम्हें इससे ताल्लुकात बनाने हैं और साथ ही इस पर नजर रखनी है। हमें शक है कि ये किसी बैरूनी ताकत का आलाकार है। मैं बोला, हो जाएगा, अगला टारगेट किया होगा। क्या मुझे औरंगजेब पर ही इक्तिफा करना होगा? हकीकत में उन ताकतों पर हाथ डालना होगा। वो बोला, जाहिर सी बात है, औरंगजेब हम नहीं है, असल में वो लोग अहम हैं जिनके लिए वो औरंगजेब काम करता है। मैं बोला, ये काम सिर्फ इस वजह से मुझे दिया गया है कि मेरे इस्मारा के साथ ताल्लुकात हैं। वो बोला, नहीं, बल्कि इस वजह से कि ये तुम्हारी पहली प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें किसी ऐसे काम में उलझाए जिसमें कम से कम तुम्हारा कुछ ना कुछ मालूमाती जखीरा हो। मैं बोला, अच्छा एक बात बताओ, मुझे इस काम के लिए किससे राब्ता करना होगा?
वो बोला, इसके लिए तुम मुनीबा से राब्ता करोगे। मुनीबा से राब्ते का यही एक जरिया है। वो कहाँ से मिलेगी? सिर्फ एक नंबर। मैंने सर हिला दिया और बोला, अब मुझे नाश्ता करवाओ। वो बोला, नाश्ते का तो वक्त नहीं है। अचानक इसे बात याद आई। असलम कुरैशी का बेटा आ चुका है और तुम्हारे खिलाफ भी पोशीदा तौर पर साजिश जारी है। इस बार तुम्हें मारने का काम एक प्रोफेशनल को दिया गया है। अब की बार तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कहीं से एक गोली आएगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं बोला, इस इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। कम से कम इस प्रोफेशनल को तो तुम लोग संभालो ताकि मैं दिल जमई से एक तरफ ध्यान दूं। वो कंधे उचक कर बोला, सॉरी, ये तुम्हारा जाती मसला है। असलम कुरैशी से तुम्हारी जाती दुश्मनी है। तुम लोगों का अपना मामला है। इंटेलिजेंस का इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने गहरी सांस ली और खाने लगने के बाद उठकर खाने से इंसाफ करने लगा। शाम तक मुझे वापस इस्लामाबाद पहुंचाया गया। मैंने इस्मारा से राब्ता किया और बोला, इस्मारा, मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है। वो बोली, तो इसमें क्या मसला है? तुम इस घर के होने वाले दामाद हो, अजारों मिल लो। मैं बोला, नहीं, मैं उनसे दामाद के तौर पर नहीं मिल सकता। तुम उनसे कहो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। वो बोली, नजीब, ये क्या बात हुई? इस तरह मिलने का क्या मतलब? मैं बोला, कुछ ऐसे मामलात हैं जिन्हें उनसे डायरेक्ट नहीं कह सकता और किसी के नोटिस में मुलाकात को नहीं लाना चाहता। वो जरा अजीब से लहजे में बोली, नजीब, वो तुम्हें पहले भी तो मिल चुके हैं। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि औरंगजेब नजीब से मिल चुका होगा। मैंने बात को संभालने की गरज से कहा, नहीं, उनकी मुलाकात एक दो बार बस उजलत में हुई है और मैंने अपना कुछ मेक ओवर भी बदला है। यही वजह है कि मैं उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता। वो ना समझी के आलम में बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोला, बस जो कहा है तुम वो करो। और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो खुश होकर बोली, जबरदस्त। नादिया भी मेरी खूब हेल्प कर रही है। बस शॉपिंग अब मुकम्मल होने ही वाली है। मैंने एक दो और उधर उधर की बातों के बाद काल मुनक़ते कर दी। मैंने कासिम को काल मलाई तो वो शको करते हुए बोला, ओ यार, तुम किधर गुम हो? क्या हो गया? तुम तो गायब ही हो गए। मैं बोला, नहीं यार, ये बात नहीं। जरा एक रुलाने में रूपोशी के गुजारी पड़ी। वो बोला, खैरियत है? सब ठीक तो है ना? मैं बोला, हाँ, सब सीट है, पाक है। असलम कुरैशी ने कोई नया लगाया है, तुम मोहतात रहना। इसने कहा कि वो मेरी तलाश में है। इससे मैंने जावेद से राबता किया और पूछा, हाँ, तुम्हारे भाई का कुछ पता चला? वो अफसरदगी से बोला, नहीं, मगर ये कंफर्म हो गया है कि वो अब दुनिया में नहीं। तुमने जो जगह बताई थी वहां इसे लाया गया था, मगर इसके बाद इसका कुछ पता नहीं। तुमने ठीक कहा था, इसकी मौत के पीछे असलम कुरैशी का हाथ है। मैं बोला, फिक्र मत करो, हम जुनेद को तो वापस नहीं ला सकते और असलम कुरैशी को हम इसके किए की सजा जरूर देंगे। तुम इंतजार करो, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद गाइड करूंगा। तब तक तुम लोग बिल्कुल खामोश रहो। अगली काल मैंने आलमज़ेब को की और बोला, आलमज़ेब साहब, सुना है असलम कुरैशी ने कोई नया हथियार खरीदा है? वो बोला, हाँ, खरीदा तो है, मगर अभी तक वो हथियार नाकारा है क्योंकि तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। नाकारा पड़ा है। मैं बोला, ये कुछ नहीं हुआ। अब हमें तुम्हारी भी जरूरत होगी, वरना दुश्मन रहते हैं कि दूसरी सांस का पत्ता नहीं। इसके बाद मैंने खास खबरी कीसों को कॉल की और कहा कि इस बाहर के आदमी को बुलवाया गया है जो मुझे खत्म करने के लिए आया है। मैंने उनके जिम्मा भी इसकी तलाश को लगा दिया। सामने से वार हो तो इंसान अपना दिफा करता है, मगर यही दुश्मन हो तो मुश्किल हो जाती है। मैं गुज़श्ता रात भर का जागा था, इसलिए गहरी नींद में सो गया। सुबह मेरी आँख खिली तो अमजद जलाल घर के पेन में मौजूद था। वो बोला, अच्छी बात यह है कि तुम जल्दी उठने के आदी हो। ये आदत जिंदगी में बड़ी काम आती है। खैर, तुम्हें असलहा शनास तो हमने बना दिया है। लाहौर से तुम्हारा सारा सामान भी यहाँ लाया जा चुका है। अब बताओ, कहाँ कयाम करोगे? मैं बोला, किसी ऐसी जगह जहाँ कम अज कम इंटेलिजेंस वाले मुझे ढूंढ ना पाई। वो बोला, ऐसी कोई जगह नहीं। और मैं बोला, ये भी तय रहा कि मैं ऐसी जगह ढूंढ लूंगा। इसने मुझे एक चाबी दी और बोला, बाहर एक कार खड़ी है, ये एक क्रेडिट कार्ड है और अब से तुम फील्ड में काम कर रहे हो। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें कुछ बताने की। वैसे तुम खुशकिस्मत हो कि इंटेलिजेंस में आने के बाद भी असली नाम और चेहरे के साथ घूम रहे हो। ऐसा शायद ही किसी को नसीब होता हो। मैं बोला, ये भी कहा, मगर इसकी वजह यह है कि मैं भी किसी अब चीज से कम नहीं। इसने क्रेडिट कार्ड दिया जो पप्पू अनवर के नाम से था, जिससे इस्लामाबाद में कमरा बुक करवाया गया था। गाड़ी में बैठते ही मुझे अंदाजा हुआ कि यह गाड़ी खास तौर पर तैयार की गई है। इसका इंजन और बाकी चीजों में यकीनी तौर पर कई तब्दीलियां की गई थी।
जैसे बैठक के साथ एक खुफिया पिस्तौल होल्स्टर था जिसमें एक पिस्तौल मौजूद था। गाड़ी की मौजूदगी में मेरी तलाश करने में मदद मिलती और सबसे काम की बात यह थी कि मैं जहां भी जाता इसकी मदद से उनकी नजरों में रहता। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मेरिट में गया। वहां से मैंने नादिया को कॉल की और बोला, नादिया कैसी हो? वो चहक कर बोली, वेल परसों रात से बैटरी बिल्कुल चार्ज है। मैं हंस कर बोला, ऐसे तो मेरा चार्ज भी बिल्कुल है, मगर तुम सुनाओ, अगर बैटरी दोबारा चार्ज करवाना चाहो तो मेरिट आ सकती हो। वो खुशी से बोली, अभी इस वक्त? मैं बोला, हाँ इसी वक्त। वो बोली, मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजे से पहले पहुंच जाओ। मैंने इस्मारा का नंबर मिलाया और बोला, इस्मारा तुमने अपने डैड से बात की? वो शायद अभी सो रही थी नींद में। बोली, जी जान, उनको बताया था तो वो कह रहे थे शाम को घर पर बिलुल्लू। मैं बोला, जिस वक्त मैं घर पर आऊँ तुम वहां मौजूद रहना। वो बोली, यार ये क्या सेंस है, अब मुझे बताते कि नहीं? मैं बोला, कुछ ऐसे मामलात हैं जो पब्लिक नहीं होने चाहिए, हमें उनसे निपटना है। इस सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, समझा करो, मैं तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। वो बोली, ओके, ये बताए कि मुझसे कब मिलेंगे? मैं बोला, बस आज रात का प्लान बनाता हूँ। वो बोली, नजीब डेट जल्दी फाइनल करे, मुझे लगता है मेरे अंदर गुरबाल चल रही है। मैं बोला, यकीनन इस गुरबाल से मिलने की मुझे भी जल्दी है, शादी जल्द ही होगी। रोम की बेल बजी और मैं जानता था कि नादिया ही होगी और वाकई वही थी। वो अंदर घुसते ही मुझसे लिपट गई और दीवानावार मेरे होंठों को चूमती हुई मुझे बिस्तर पर घसीट कर ले गई, मुझे गिरा कर मेरे ऊपर लेट गई। ऊपर वो आहें लेती हुई बोली, मैं अब के बगैर मर जाऊंगी। मैं बोला, मेरी जान फिक्र मत करो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कुछ देर बाद बोली, अपने किसी खास काम से बुलवाया था? मैं बोला, हाँ इस्मारा की शादी हो रही है, ख्याल रखना कि किसी भी तरह इसे ये ना पता चले कि मैं पप्पू हूँ, इसकी नजीब से भी मुलाकात ना हो। वो उलझे हुए लहजे में बोली, पप्पू अब क्या करना चाह रहे हैं? मैं बोला, किसी को इसके करतूत का बदला देना चाहता हूँ। मैंने अपने लैपटॉप में औरंगजेब के साथ जो जियादती की वीडियो दिखाई तो वो शर्म से आंखें बंद कर ले और मुंह पर हाथ रख लिया। मैं बोला, इस लड़की को असलम कुरैशी और औरंगजेब ने मिलकर पामाल किया है, इसका हिसाब तो देना होगा ना? वो बोली, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं बोला, मैं आज औरंगजेब से मिलने आऊंगा, तुम मुझे यहाँ पप्पू के तौर पर शनाख्त करोगी? वो बोली, और इस्मारा वो कहाँ होगी? मैं बोला, वो घर पर नहीं होगी। वो बोली, ठीक है, मैं समझ गई। मैंने इसे एक आला दिया और बोला, ये आला तुम्हें इस कमरे में लगाना है जहां मेरी और औरंगजेब की मुलाकात मुतवक्के हो, साथ ही इसकी लोकेशन मुझे मस्ट कर देना। इसने आला पकड़ लिया और अपनी पर्स में रख लिया। इसी वक्त इसके मोबाइल पर कॉल आई। इससे पूछ रही थी कि वो सुबह कहाँ चली गई थी। नादिया ने एक दोस्त से मिलने का बहाना करके बात टाल दी। कुछ देर बाद नादिया नहाने बाथ रूम में चली गई, जबकि मैं वक्त बहादुरी के लिए सोचने लगा कि मुझे अपनी तरफ से कोई खास गेम प्लान नहीं मिला था जिसके मुताबिक मैं कोई खास चाल चल सकता। ये तो तय था कि औरंगजेब मुझे जानता जरूर होगा। शाम को मैंने इस्मारा को कॉल की तो वो बोली, नजीब पापा 8 बजे मिलेंगे, गार्ड्स को क्या बताऊं? मैं बोला, गार्ड्स को बताओ कि पप्पू अनवर मिलने आएगा। तुमने ये तो कह दिया है ना कि ये मीटिंग खुफिया होनी चाहिए? वो बोली, कह तो दिया है, पर पापा जरा मशकूक हो गए कि कौन है जो उनसे यूं मिलना चाहता है। मैं बोला, बस तुम अब ऐसा कर, घर से निकलो और सीधा मेरिट पहुंचो। वहां के काउंटर पर मेरे रोम का की कार्ड होगा, तुम वो लेकर रोम में मेरा इंतजार करना, बाकी हम रात को बिस्तर में डिस्कस करेंगे। मैं सीधा औरंगजेब के घर जा पहुंचा। नादिया के मस्ट से मुझे पता चल चुका था कि इस्मारा बाहर है। गार्ड्स ने गाड़ी की तलाशी ली और हथियार बरामद कर लिया। मेरी तलाशी पर उन्हें कुछ ना मिला। मुझे वहां से सीधा सत्ती में पहुंचा दिया गया। मैं सत्ती में औरंगजेब का इंतजार कर रहा था कि वो उठकर मुसाफहा किया। वो उलझी नजरों से मुझे देखने लगा। मैं बोला, औरंगजेब साहब, ये हमारी पहली मुलाकात है, मगर ये जानकर हैरत हो रही है कि इस्मारा तुमसे कैसे वाकिफ है। तो मिस्टर पप्पू, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं हंसकर बोला, मैं कभी कुछ लेने नहीं जाता, अमूमन देने जाया करता हूँ। आपको भी पुरसा देने आया हूँ, असलम कुरैशी से दोस्ती और रिश्तेदारी का। वो बोला, इसे पुरसा नहीं मुबारकबाद कहते हैं, लगता है तुम्हारी उर्दू कमजोर है। मैं बोला, जो मैं देने आया हूँ इसे पुरसा ही कहते हैं, लगता है आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमजोर है। वो बेजार होकर बोला, मतलब की बात पर आओ। मैं बोला, अब असलम कुरैशी के करीबी दोस्त है, अनकरीब रिश्तेदार भी बन जाएंगे, इस लिहाज से गायबाना अंदाज में मुझसे
भी वाकिफ होंगे। मैं वो हूँ जिसने तनतनहा असलम कुरैशी को छठी का दूध याद करवाया। इसका सियासी असर और रसूख अब से रिश्तेदारी कुछ भी काम ना आ सकी। वो बिलाखिर मुफाहमत पर आमादा हुआ। अब भी चोरी छुपे किसी किराए के कातिल की खिदमात हासिल करके मुझे मरवाने की पहचान कोशिश कर रहा है। ऐसे शख्स के साथ आपका साथ कुछ नहीं देगा। वो बोला। तुम खुशकिस्मत थे इसलिए बच गए। मैं बोला, खैर ये यकीनन इस तरीके की तरह आपको बेख्याली है। मैं चाहूं तो आपको आपके घर में खत्म करके साफ बच निकलो। आपको यकीन ना आए तो अपने सोफे के कपड़ों के नीचे हाथ डालकर देख ले, आपको एक चीज मिलेगी। इसने कपकपाते हुए हाथ डाला तो इसे एक आला मिला। ये वही था जो सुबह नादिया को दिया था। मैं बोला, जो आदमी आपके घर में अपने हथियार प्लांट कर सकता है, इसके लिए हम कोई दूसरी चीज प्लांट करना किया मुश्किल है। असलम कुरैशी ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया और मुन की खारी। अब समझदार इंसान हैं, यकीनन कोई और फैसला करेंगे। वो जो पहले सख्त गुस्से में आ गया था, अब आला मिलने पर हैरान और परेशान था। इसने गहरी सांस ली और बोला, कहो इसने मेरी बेटी को क्या कहना चाहते हो? मैं बोला, मैं असलम कुरैशी का दुश्मन हूँ, इसीलिए आपको इसकी खुसाना हरकत से आगाह करने आया हूँ। इस सांप ने आपको डस लिया है, बस अब अनजान हैं। वो पहली बार कुछ मुतवज्जे होकर बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं उठकर इसके साथ आया था और मोबाइल मैं इसका वो कल्प चलाया जिसमें वो डॉली के साथ था। औरंगजेब का रंग उड़ गया। वो कपकपा उठा और बीच कर बोला, साला हरामजादा, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। इसने मुझे धोखा दिया। और मैंने इसे बामुश्किल शांत किया और बोला, अब कुछ भी करना चाहिए तो ये वीडियो और न जाने कितने ऐसे और शवाहिद कानून के हाथ लग जाते हैं। यकीनन इसने किसी ना किसी जरिया से उन्हें महफूज रखा होगा। आपको बस सेफ पॉलिसी के तौर पर इससे दूरी इख्तियार करनी होगी। वो बोला, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं बोला, अपने अपनी बेटी की शादी वहां इस लिए तय की क्योंकि आपको लगता था कि असलम कुरैशी के आद नजीब इसकी सीट संभालेगा। इसकी पार्टी नजीब तो क्या असलम कुरैशी को भी टिकट नहीं देगी? वो बोला, ये दावा तुम कैसे कर सकते हो? वो इसकी कच्ची सीट है। मैं बोला, ये मैं नहीं, वक्त बताएगा। अब ये बताइए कि मुझसे हाथ मिलाने को तैयार हैं आ नहीं? वो बोला, सोचना पड़ेगा क्योंकि तुम एक खतरनाक इंसान हो। तुमसे दुश्मनी भी महंगी पड़ेगी, दोस्ती इससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मैं बोला, औरंगजेब साहब, खतरात से वो डरा करते हैं जिनकी हड्डियों में पानी होता है। वो बोला, ठीक है, मैं सोचूंगा। अब ये बताओ कि मेरी बेटी की तो वहां शादी तय है, इसका किया होगा? मैं बोला, शादी का किया है, होने दीजिए। कल को असलम कुरैशी और नजीब जिंदा नहीं रहते तो इस घर की सियासी बहू इलेक्शन जीतेगी। वो नफरत से बोला, मगर मैं कैसे इस सांप की नस्ल में अपनी बेटी को दे सकता हूँ? मैं हंसकर बोला, इसकी फिक्र मत कीजिए, इसका निजाम आपकी बेटी ने पहले से कर लिया है। वो हैरत से बोला, क्या मतलब? मैं बोला, वो शादी से पहले बेआबरू नहीं होगी, ये मेरा वदा है। औरंगजेब के लिए ये एक और झटका था कि इसकी बेटी भी किसी का नाजायज बच्चा अपने पेट में पाल रही है। मगर वो बेगैरत इंसान था, इसीलिए तो सियासी फायदे के लिए नजीब से बियाहने चला था। वो धीमी आवाज में बोला, तुम जानते हो कि कौन है वो? मैं बोला, अभी नहीं, मगर जानना मुश्किल नहीं है, वक्त आने पर अब जान जाएंगे। वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया तो नादिया दिखाई दी। वो लपक कर मेरे पास आई और बोली, पप्पू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यकीनन औरंगजेब ये जानता था कि नादिया मेरे साथ महीनों गायब रही है। इसे कोई हैरत ना हुई। मैंने बना औरंगजेब की मौजूदगी की परवाह किए नादिया को बाजुओं में भरकर बोला, बस कुछ काम से आया था। वो बोली, अब कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, बस वापस घर जा रहा हूँ। इसने एक और किस दी और मैं कार में बैठ गया। गार्ड्स ने मेरा हथियार लूटा दिया और मैं गाड़ी लेकर निकल आया। सामने वो क्लिनिक था जहां कोई बेड़ 2 महीने पहले में जख्मी हालत में आया था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मैंने क्लिनिक की बेल बजाई और 2 ही मिनट बाद मुझे इंटरकॉम पर नर्स की आवाज आई। वो चाय की चुस्की लेते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने आपको रोका नहीं। उमिक बोला, इसमें यकीन ना करने वाली कुछ बात है, अभी दौरा करते हैं, इस बार तुम रोक के देख लेना। वो बोली, बात यह है कि मैंने दूसरी ही मुलाकात में एक अनजाने मर्द के सामने हथियार डाल दिए। ये कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये करने के बाद भी बुरा नहीं लग रहा। उमिक बोला, होता है, ऐसा कई बार होता है। खैर, मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम अब ये नाइट जॉब छोड़ दो, एक अच्छा सा घर ढूंढो और वहां सीटल हो जाओ। ये मेरा नहीं है, मैं तुमसे वही मिलने आया करूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और असातिज़ा की मदद करो। वो बोली, इस मेहरबानी की वजह क्या? ये अपने इसलिए किया क्योंकि मैंने अपना जिस्म आपको दे दिया? मैं इसे आंसुओं में भर कर बोला, नहीं,
जिस्म तो मैं वसूल कर चुका हूँ और अगर मैं इसे दोबारा भी वसूल करना चाहूँ तो यहाँ आने में कोई वक्त नहीं लगेगा। तुम मेरे लिए खास हो और मैं तुम्हें यूं मशक्कत की चुकी में नहीं डाल सकता। वो बोली, मगर मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अब की रखियल हूँ। मैं बोला, अच्छा, अगर यहाँ रहूंगी और मैं आता रहूंगा तो खुद को रखियल महसूस नहीं करोगी, तो फिर मैं नहीं आऊंगा। वो बोली, नहीं, अब आना अब मेरे लिए खास है। ओ मैं बोला, हाँ। वो बोली, जानते हो मीडिया कल रात से चीख रहा है रजा निजामी कोई गुंडा मवाली नहीं था कि जिसे गोली लगती और सब चुपचाप मिल जाता। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जब हम वीआईपीज़ को भी नहीं बचा सकते तो आम इंसान का किया होगा। ओ मैं बोला, सर, ये सब तो रोज की बातें हैं। अपने अभी पुलिस में चंद ऐसे बंदे रखे हैं जो मीडिया के सामने बेवकूफ बनकर जवाबात दे रहे हैं। खैर, मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं, मगर बता देता हूँ कि सब मैंने औरंगजेब से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए किया। जहाँ तक इस मामले की संगीनी का जिक्र है तो जनाब औरंगजेब सारा इल्जाम अपने सियासी मुखालिफिन पर डालेगा। मेरा नाम नहीं लेगा, क्योंकि मेरा नाम लेने से इसे वजह बतानी होगी कि कोई कीद हत्या तरीका इस्तेमाल करेगा बदला लेने के लिए। अब परेशान ना हूं, मैं संभाल लूंगा। मेजर शिराज बोला, वो सब हमने कर लिया है, तुम मोहतात हो जाओ। रजा निजामी बेशक असलम कुरैशी जितना ताकतवर नहीं, मगर बिच्छू सांप से ज्यादा जहरीला होता है। वो दोनों उठकर चले गए। तुम्हें ने एक अहम काम किया। मैंने मोबाइल में दोबारा तसल्ली से देखा और कपड़े डालकर आराम करने लगा कि अचानक चाय का कप हाथ से छूट गया और बैल बजी। हसब तवक्को सामने नादिया और औरंगजेब मौजूद थे। नादिया सीधी मेरे गिले से लग गई, जबकि औरंगजेब अंदर सोफे पर जा बैठा। मेरे दिलाए घर में रहकर सब करने से तुम रखियल कैसे बन जाओगी? अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। ओके, अब ऐसा करो, ये करता उतारो और मुझे किसी बेड पर सुलाओ। ये अस्पताल वाले बेड पर मुझे नींद नहीं आएगी। वो मुझे ऊपर अपने कमरे में ले गई जहां एक सिंगल बेड रखा था। इसने कमरे में घुसते ही करता और पायजामा उतार दिया। मैंने इसे दोबारा बाजुओं में जकड़ लिया और बिस्तर पर गिरा लिया। एक बार फिर खेल शुरू कर दिया। सुबह मेरी आंख खिली तो वो अपना यूनिफॉर्म पहन कर तैयार थी। मैं जल्दी से नहाया और इसके साथ नीचे आ गया। इसने नाश्ते का पूछा, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने इसे मेडिकल कॉलेज छोड़ा और सीधा होटल की तरफ गया। मुझे कपड़े बदलने थे क्योंकि पहने हुए कपड़े काफी मैले हो गए थे। मैं रूम में दाखिल हुआ तो मुझे सिगार की बो आई। मैंने रूम में किसी की मौजूदगी महसूस की। मैं अंदर चला गया तो कर्नल ओलेस और मेजर शिराज मौजूद थे। मैंने सलाम दुआ की और बहाने के कोने पर बैठ गया। मेजर शिराज बोला, नहीं, जब तुम क्लिनिक पर थे तो तुमने रजा निजामी को गोली मार दी। मैं हंसकर बोला, जीपीएस वाली गाड़ी का यही तो फायदा है। मेरे तंज को वो दोनों समझ गए मगर पी गए। मेजर शिराज बोला, कल तुमने रजा निजामी को गोली मार दी। करना पड़ा। चंद जोरदार किस्म के किसके बाद में नादिया से अलग हुआ और औरंगजेब के सामने जा बैठा। औरंगजेब बोला, नादिया बेटा, हमें कुछ पर्सनल बातें डिस्कस करनी हैं। क्या तुम हमें कुछ वक्त अकेले दोगी? नादिया बना कुछ कहे बेडरूम में चली गई। औरंगजेब बोला, कल रात तुमने रजा निजामी को गोली मार दी। मैं लापरवाही से बोला, हाँ, अब से बाहर हो रहा था, सबक सिखाना जरूरी हो गया था। वो बोला, इसके बावजूद भी तुम रूपोश नहीं हुए? जानते हो ना रजा निजामी क्या चीज है? मैं बोला, मेरे लिए वो एक किला है, वैसा ही जैसा असलम कुरैशी है। अब इंसान मच्छरों से छप कर रूपोश तो नहीं हो जाता, बल्कि उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। वो बोला, तुम्हारा क्या तनाजो था इससे? मैं बोला, कोई खास नहीं। इसने हाथ बढ़ाया और मैं थाम लिया। वो समझने लगा था कि मैं इसके बाप का नौकर हूँ। इसे अपनी हैसियत और इसकी औकात याद दिलाई। वो बोला, तुमने मेरे घर में हथियार प्लांट किया था? मैंने खिलकर बोला, जी हाँ। यही तो बात है मुझे कि जब आपके घर हथियार पहुंचा सकता हूँ तो नादिया की बदौलत असलम कुरैशी के घर कभी भी मौत बन के नाजिल हो सकता हूँ। वो बोला, मानना पड़ेगा कि डेमो बड़ा जबरदस्त था। ये बताओ, वो वीडियो हासिल कर सकते हो? मैं हंसा और बोला, बिल्कुल, किसी भी वक्त, मगर मसला वो वीडियो नहीं, असलम कुरैशी है। इसे काबू में करना होगा। न जाने अब के किस किस गुनाह का सबूत हो इसके पास। वो बोला, मैंने रात भर सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम असलम कुरैशी से ज्यादा फायदेमंद होगे। मैं बोला, शुक्र है ये बात आपने समझ ली। वो बोला, क्या प्लान है अब? मैं बोला, इस्मारा की नजीब से शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। वो बोला, मैं अपनी बेटी इस कमीने के घर क्यों करूं? मैं बोला, इसलिए कि आपको अपनी बेटी के नाजायज बच्चे के लिए एक बाप चाहिए। दुवम, असलम कुरैशी की सीट चाहिए। सोचिए, अगर इस सीट पर इस्मारा के वालिद वफाकी मिनिस्टर और बेटी सूबाई। वो बोला, ये कैसे मुमकिन होगा?
मैं बोला, इसमें मुश्किल किया है? असलम कुरैशी बोला है, हार्ट अटैक हो सकता है इसे, इसकी शादी के अगले ही दिन बेवा हो सकती है, बेवा औरत के वोट भी ज्यादा आते हैं, इसके चेहरे पर रौनक आएगी। वो बोला, ये काम कौन करेगा? मैं बोला, सिर्फ मैं ये काम मुकम्मल खुश असलूबी से कर सकता हूँ। सोचा तो ये था कि सीट नादिया की होगी और मैं इसका मुन। बोला शौहर, मगर अब ये सीट इस्मारा की हो जाएगी। डेट अस डील। वो खुश होकर बोला, ठीक है, तुम ये काम करो, रजा निजामी से तुम्हें मैं बचाऊंगा। मैं खिलखिलाकर हंसा और बोला, किया मैंने कहा कि मुझे रजा निजामी से निमटने के लिए अब की मदद चाहिए। वो एक मामूली बंदा है मेरे लिए, एक गोली की मार, और गोली कब चलानी है मैं जानता हूँ। वो बोला, फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं बोला, ताकत, मुझे सिर्फ ताकत चाहिए, बेइंतहा ताकत। वो उठा और हाथ मिलाकर बोला, ठीक है, हो जाएगा, लो आज से हम में एक डील हो गई। मैं बोला, ओके, मगर एक बात में बावर करवा, मैं दगाबाजी बर्दाश्त नहीं करता और ना ही किसी की दास्तान सुनता हूँ। मैं जब भी काम करूंगा बराबरी की सतह पर करूंगा। वो हंसकर बोला, मुझे मंजूर है। अच्छा, एक सवाल, इस्मारा जिस बच्चे का बाप है इसका पता चला? मैं इसकी बात काट कर बोला, हाँ कि नहीं, पता चलाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो मैं हूँ। वो अचानक बिदक कर पीछे हट गया, इसके चेहरे पर सुर्खी आ गई। मैं बोला, औरंगजेब साहिब, इस्मारा महीनों पहले मेरे साथ थी, एक नादिया अब से घर में भी है, ये सब आज मिला है। वो खामोशी से बना कुछ कहे निकल गया और मैंने नादिया को बाहर बुलवाया और बोला, तुम कब वापस जा रही हो? वो बोली, आज वापस जा रही हूँ। मैं इसे चूम कर बोला, शादी की हर खास और आम बात मुझे बताती रहना, ओके? और साथ ही तुम सत्तीस दोबारा शुरू करो, तुम्हें जल्द इसकी जरूरत होगी, ओके? अब चलो। वो भी रोम से निकली तो मैं नीचे तक छोड़ने आया। नादिया को लेने एक कार आई थी जो इसे वहां से सीधा लाहौर ले जाती। मैं वापस रोम में आ गया। मैंने कीसो को कॉल की और इससे इस नामालूम कातिल की मालूमात इकट्ठी करने को कहा। अभी तक इस कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं अनजाने में नहीं मरना चाहता था, मुझे दुश्मन का सामना करते हुए मरना था। मैं रोम की तरफ बढ़ा तो एक लड़की मेरे पास से गुजरती हुई बोली, को बुरी पास। मैंने आवाज सुन ली और इस तरफ चल पड़ा जो इसकी किचन की साइड से होती पहली तरफ पहुंच गई। यहाँ एक काली गाड़ी मौजूद थी जिसमें एक बड़ा सा आदमी बैठा था। वो बोला, कम आन जवान, क्या ख्याल है एक दो हाथ हो जाए? मैं बोला, जरूर जनाब। मेरे बैठते ही गाड़ी बड़क रफ्तारी से चल पड़ी।